वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इंफिनिटी। सो गाइस, लास्टली हमने बात करी थी अबाउट कैसे पाकिस्तान की क्रिएशन होती है बाय द लॉर्ड माउंटबेटन और कैसे उनकी सारी नीड्स को फुलफिल करके नया डोमिनियन क्रिएट करने के लिए अप्रूवल मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और 1947 जहाँ की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो डीट थी, जो हमारी उम्मीद थी, उसको स्वीकृति मिलती है, उसको परमिशन मिलती है एंड फाइनली ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है और इसे एनफोर्स भी कर दिया जाता है। देखिए, अब हम बात करेंगे अबाउट द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये बेसिकली है क्या, इसके फीचर्स क्या है, आइए हम समझते हैं थोड़ा इसके फीचर्स को। तो देखिए, ये एक्ट जो बनाया गया था, ये इस एक्ट में सबसे पहली बात बोली गई थी कि ऑन 15 ऑफ अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल का टोटली एंड हो जाएगा इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। आपको अगर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात करी थी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, उन्होंने कहा था कि जून 1948 में ब्रिटिश रूल पूरी तरह से एंड हो जाएगा। ये वही बात यहाँ पे फिर से दोहराते हैं इस पूरे एक्ट में। और यहाँ पे क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 में ही ब्रिटिश रूल का पूरी तरह से एंड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन की क्रिएशन होती है। दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन कौन से होंगे दोस्तों? तो फ्रॉम स्टार्टिंग जो बात चल रही थी, मुस्लिम लीग ने जिस चीज के लिए अपोज किया था, किस बात के लिए किया था? ताकि पाकिस्तान की फॉर्मेशन हो पाए, एक मुस्लिम नेशन की फॉर्मेशन हो पाए। तो यहाँ दो डोमिनियन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज इंडिया एंड सेकंड वन इज पाकिस्तान। दो डोमिनियन कैसे बनते हैं दोस्तों? हम लोगों ने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं, उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से, और इसी वजह से नया एक नेशन की क्रिएशन होती है जिसको कि नाम दिया गया पाकिस्तान। ये बेसिकली बनाया जाता है मुस्लिम्स के लिए। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स रहना चाहती थी, लेकिन जितने भी लोग थे इंडिया में, उनको अपनी एक सेपरेट चॉइस दी गई थी कि दे वांट टू रिसाइड इन इंडिया और दे वांट टू गो इन पाकिस्तान। ये सभी लोगों की स्वतंत्र इच्छा के ऊपर डिपेंड करता था। नेक्स्ट देखिए क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज कि अबॉलिशमेंट हो जाता है किस चीज का? वाइसरॉय के ऑफिस का। अभी तक के वाइसरॉय ही थे जो कि सारी गतिविधियों में पार्ट ले रहे थे, इंडिया में जितनी भी चीजें हो रही थी। वाइसरॉय कौन होता है दोस्तों? हम जानते हैं ही इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे और ये सीधा सीधा सारा काम देखते थे किसका? ब्रिटिश क्राउन। अब इसका अबॉलिशमेंट हो गया। अभी तक के तो जितनी सारी चीजें कंट्रोल हो रही थी वो किसके अंडर हो रही थी? वो हो रही थी ब्रिटिश क्राउन के अंदर। होता है कि जैसे ही अबॉलिशमेंट हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के वाइसरॉय का, वैसे ही वो क्या कर देते हैं कि हमें एक गवर्नर जनरल प्रोवाइड कर देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये वाइसरॉय रूल का अबॉलिशमेंट हो गया तो गवर्नर जनरल कौन होंगे हमारे? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसको याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल जो थे वो ही पूरी चीजें देख रहे थे। कब तक? जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ना हो जाए, हमारा नया संविधान ना बन जाए। हालांकि हमारे संविधान को बनने में काफी समय लगा था, अप्रोक्स 3 साल का समय लगा था, जो कि हम लोग 15 ऑफ अगस्त 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स किया गया था 26 ऑफ जनवरी 1950। अब इसमें से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आधे आर्टिकल्स पहले भी इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। कब किए गए थे? तो ये किया गया था 15 ऑफ नवंबर 1949। इस दिन को याद रखिएगा कि इस दिन अप्रोक्सीमेटली जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। कौन कौन से थे वो आर्टिकल्स? आर्टिकल 5, 6, 7, 9, 334, 364, 390, 91, 92 एंड 393। ये कुछ आर्टिकल्स थे जो इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे इस डेट पे। लेकिन इसमें से भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि था हमारा आर्टिकल 393। ये आर्टिकल अगर आपको याद होगा दोस्तों, हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये वो एक्ट है जो एज
एज इट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी किया गया था। इसकी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के लिए हेल्प करी थी। तो इसे कार्बन कॉपी भी हम कह सकते हैं कि ये वाला पूरा जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको एज इट इज हमने कॉपी किया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा 393 है आर्टिकल, वो क्या बोलता है, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उसके बाद इसको भी रिपल्स कर दिया गया, दैट मीन्स इसको भी हटा दिया गया। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर ली, आफ्टर दैट वी हैड रिमूव्ड इट। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि अब हमारे इंडिया में जितना भी काम होगा उसके लिए हिज हर मजेस्टीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। दैट मीन्स कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक के हमारे यहाँ चल रहा था, जितने भी लोग हमारे यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे, अब उनका बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होगा थ्रू आउट अवर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही बहुत सारी चीजें भी हमारे यहाँ पे चेंज हुई। कैसे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को उन्होंने साथ में करके रखा था, किसके अंडर, वाइसरॉय के अंदर। ये ही पूरे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और मास मिलिट्री फंक्शंस को हेल्प करते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमें गवर्नर जनरल मिले और हिज हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट को अबॉलिश किया, वैसे ही ये सारी पावर्स हम लोगों ने सेपरेट कर दी। जैसे हमने बात करी थी कि जो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, जिसे कि हम राज्यसभा और लोकसभा में डिवाइड कर दिए थे, उसी हिसाब से सारी चीजें फिर अब क्या हो गया था, बाइफरकेट कर दी गई थी, हर एक डिपार्टमेंट को दे दी गई थी। ये बात हो गई है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। आगे और फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स लेके आया था ये एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसमें कि हमें ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए या हमारे पास में जितने भी प्रतिबंध लगे हुए थे वो कुछ हद तक के अभी यहाँ पे सॉर्टेड हो चुके थे। कैसे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये एक्ट आता है, इंडियन एक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो इसमें ये बात लागू कर दी जाती है कि अब दैट मीन्स कि 1947 में अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट यहाँ पे पास नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि वो अपना एक्ट पास करके इंडिया पे लागू कर दे। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फिर से अबॉलिशमेंट हो रहा है किसी चीज का। किस बात का हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इसको अबॉलिश करके एक नया ऑफिस बनाया जाता है और उसका नाम क्या होता है दोस्तों, तो इट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। इसको ध्यान रखिएगा कि जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, उसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दिया गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। इसको ट्रांसफॉर्मेशन दे दी गई है इस ऑफिस को। अब देखिए प्रोक्लेमेशन होता है। अगर आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, दैट मीन्स कि जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था तब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये जो एक्ट आया है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, यहाँ पे जो लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी है इसको भी प्रोक्लेम कर दिया जाता है, इसको भी हटा दिया जाता है। इससे क्या हुआ था दोस्तों, ब्रिटिश पैरामाउंसी की वजह से जो हमने बात करी थी इन द फर्स्ट लेसन, हमने बात करी थी कि दिस इज इंडिया और यहाँ पे हम दो पार्ट्स में डिवीजन कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास है प्रोविंशियल स्टेट्स, यहाँ पे है प्रोविंशियल स्टेट्स और इस साइड पे हमारे पास में है प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ये व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, लेजिस्लेटिव फंक्शंस करने के लिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करने के लिए ये कुछ हद तक के इंडिपेंडेंट थी इसके रीजन में। इतने रीजन में ये कुछ भी कर सकती थी। लेकिन अगर उसको इधर साइड पे या अपने आउटर एरियाज पे ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस करने हैं, तो ये बाउंडेड थी। कैसे, ये बाउंडेड थी ब्रिटिश पैरामाउंसी की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रोक्लेमेशन हो गया, ये भी हट चुकी है। तो अब क्या होगा कि प्रिंसली स्टेट्स जो है ये अब स्वतंत्र होंगी कि ये अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आके अब व्यापार करना चाहती है, यहाँ पे बिजनेस करना चाहती है ये, या इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। अब ये पूरा किसका कॉल था, प्रिंसली स्टेट्स का कॉल था। नेक्स्ट जो ट्रीटी ऑफ ट्राइबल एरियाज था ये भी अबॉलिश हो जाती है। ये ट्राइबल एरियाज पे प्रतिबंध लगाता था। सपोज ये एरिया जो है ये है ट्राइबल एरिया और यहाँ पे बहुत ज्यादा व्हीट, ग्रेन्स और जो भी खाद्य सामग्री है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है।
तो ये जो लैप्स पॉलिसी थी, इसकी वजह से क्या हो गया था कि ये ट्राइबल एरियाज के लोग प्रतिबंधित थे कि ये व्यापार अपने बाहर वाले एरियाज में नहीं कर सकते थे विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब क्या हो गया कि जैसे ही ये पैरामाउंसी लैप्स हो गई है, तो अब ये ट्राइबल एरियाज को भी फ्रीडम मिल चुकी है कि अब ये अपने आउटर एरियाज में भी फ्रीली ट्रेड, इंडिपेंडेंट ट्रेड कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोक्लेमेशन होता है लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी के लिए, प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाती है पूरी तरह से, और जो ट्रीटी थी ट्राइबल एरियाज की वो भी लैप्स हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के। आप देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की बारी आती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर मैं बात करूं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंड द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर वी हैड, और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट इंडिया इज द नेशन वेयर वी रिसाइड द लॉन्गेस्ट एंड द ओनली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज द मोस्ट लेंथीएस्ट फॉर्म। ये हमारा सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करी थी, इसका हम कह सकते हैं कि एज इट इज पार्ट हमें देखने को मिलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो हमारा GOI 1935 है, ये हमारे एक आर्टिकल में भी आया है, और ये आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था उसका लास्ट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 393। इस आर्टिकल में बताया गया है कि when we are implementing the new constitution of India, then this article, इस आर्टिकल की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिप्लेनिश हो जाएगा। कैसे होगा, आइए हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं अबाउट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो इस एक्ट में जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए थे हम इंडियंस के लिए, और कैसे क्रिएशन हो गई 2 डोमिनियन की। आप देखिए, जब 2 डोमिनियन की क्रिएशन हुई है, 2 नेशंस बने हैं, 2 कंट्रीज बनी है, तो उस कंट्री में क्या होगा कि हर कंट्री को अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना जरूरी होगा। ये हम कह सकते हैं कि एक स्टिपुलेशन रखी गई थी, या एक हम कह सकते हैं कि एडवाइस रखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि एवरी डोमिनियन शुड हैव देयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। व्हाई? बिकॉज अभी तक के तो क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सारी चीजें कंट्रोल कर रही थी, either it is legislative function और executive function, military function, या जो भी functions हो रहे थे internally। बट क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क दीजिए, एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली दीजिए, जिसपे कि हम डिपेंड कर सके कि आप इजीली कंट्री को रन कर सकते हैं। इसके साथ में अब क्या होता है, साथ में कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है दोस्तों कि इसे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो एज इट इज कॉपी किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसका भी अबॉलिशमेंट हुआ। कैसे हुआ? जो हमारा आर्टिकल नंबर 393 है, इसके अकॉर्डिंगली इसका भी रिप्लेनेशन हो जाता है। दैट मीन्स इसको भी हटा दिया जाता है और हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के लिए, एनफोर्समेंट होने के लिए, तो ये कब होता है? और 26 नवंबर 1949 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है या इसको लागू कर दिया जाता है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको वर्बली बताया है, बट फॉर योर नोट्स आई हैव मेंशन्ड आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, देन 60, 324, 366, 367, 379, 388, 388, 391, 392 and 393. These are the articles which came into force on 26th of November 1949, but rest of our constitution came into force on 26th of January 1950. ये 2 डेट्स आप याद रखिएगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कुछ पार्ट 26th of November 1949 में फोर्स में आया था, और जो हमारा बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन है
उसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और इसी दिन दोस्तों आप लोग कुछ मनाते हैं। आप क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है जो कहीं मेंशन नहीं की गई है, बट आई एम टेलिंग यू कि ऑन 15th अगस्त 1948 इस डेट पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज हुई थी। और वो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बोला था कि आपकी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि आपकी कंट्री रिपब्लिक ना हो जाए। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्टिक विच ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लेस्ड ऑन अस कि जब तक हमारी इंडिया कैसे नहीं हो जाएगी, रिपब्लिक नहीं हो जाएगी, तब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं कर सकते। और माय फ्रेंड्स, इसी की वजह से जो हमारा प्रेम्बल है उसमें बहुत से वर्ड्स का भी यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक, सेक्युलर, सोवरेन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमारे प्रेम्बल में शामिल किए गए हैं। और हमारा प्रेम्बल भी 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया। ये पूरी बात थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया है कि कैसे ड्राफ्टिंग कमिटीज बनी, कैसे सभी लोगों ने सहयोग किया और सारी चीजें। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वैसे ही क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ा। क्या क्या चीजें क्रिटिसाइज की गई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, क्रिटिसिज्म हर चीज में होता है, इधर इट इज गुड और इट इज बैड। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई तब इसे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। क्या कहा गया? कुछ लोगों ने बोला कि ये बहुत ज्यादा लेंथीएस्ट है। एज वी नो कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस, ये एक फैक्टर था। सेकेंड, अगर हम बात करें तो इसको कहा गया कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया है। तो यस, इफ वी आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन देन ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि इट इज कॉस्टली, कुछ लोगों ने और कुछ कहा। कुछ लोगों ने बोला कि ये बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस फेवर्ड है। तो यस, कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने कि ये सारी चीजें करने में हेल्प करी, तो ये कांग्रेस डोमिनेशन में चला गया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जब कहा गया, क्रिटिसाइज किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। बट लास्टली फ्रेंड्स, हम जानते हैं क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होके लागू कर दिया गया। अब ये बात हो गई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। So that's all for now. Meet you in the next lesson, and please don't forget to like, share and subscribe my videos. And if you want videos on another subjects, for example history, economics or anything else, then please do let me know in the comment section, and do take a very good care of yourself.